हाँ, सबसे पहले तो आप सभी को प्रणाम। मैं नसीन मंजू निशांत आप लोगों के बीच 68 को लेकर के बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि सर अब नए पैटर्न पे क्या तैयारी की जाए, क्या रणनीति हो। मेंस को लेकर के भी डाउट है लोगों को। आज तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले प्रीलिम्स के बारे में आप लोगों को बताऊँ। मेंस में जो GS1 GS2 का इशू है वो तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर भी बताऊँगा। और निबंध लेखन जो है उस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। लगभग 1 से 1.5 घंटे का वीडियो बनाएंगे उसके लिए हम लोग, तो वो प्लानिंग है। और आज हम सोच रहे हैं कि पहले आपको प्रीलिम्स का बताएं कि नेगेटिव मार्किंग हुआ है, क्या हुआ। एक्चुअली सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हुआ क्या है। तो हुआ क्या है का मतलब है कि हम लोग पता करते हैं कि इन लोगों ने नोटिफिकेशन में क्या डाला है। सबसे पहले नोटिफिकेशन का जो पहला पॉइंट है उसमें वो लोग बता रहे हैं कि कंडिका 8.1.2 में अंकित है कि प्रारंभिक परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन लागू किया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग लागू किया जाएगा। तदनुसार आयोग द्वारा सर्वाधिक अभ्यर्थियों से प्राप्त मंतव्य जो उन्होंने आपसे पूछा था, शायद 66 के मेंस में या फिर 67 के प्रीलिम्स, 67 के मेंस में या फिर 68 के प्रीलिम्स के फॉर्म के टाइम में पूछा होगा मे बी। नेगेटिव मार्किंग शुड बी यूनिफॉर्मली ऑन ऑल द 150 क्वेश्चन। मतलब अब जो पहले एक डाउट था लोगों को कि नेगेटिव मार्किंग सिर्फ 50 क्वेश्चन के लिए होंगे, ऐसा नहीं है। 150 क्वेश्चन जितने क्वेश्चन टोटल आते हैं सब में नेगेटिव मार्किंग होगा, विच इज़ बेटर आई गेस। वो ज़्यादा बढ़िया है। अगर मान लीजिए 50 में होता और वो 50 क्वेश्चन ऐसे होते कि ज़्यादा टफ हो जाते, उस वजह से वो 50 क्वेश्चन ही क्राइटेरिया बनता सिलेक्शन के लिए। अब 150 के 150 क्वेश्चन क्राइटेरिया बनेंगे। इस नेगेटिव मार्किंग से ज़्यादा इशू नहीं है। इशू है इसमें कि नेगेटिव मार्किंग के साथ ऑप्शन ई का होना, विच आई थिंक कि ज़्यादा टफ हो जाएगा बाकी कुछ अच्छे प्रतियोगी परीक्षाओं के मुकाबले। अगर आप देखें तो खासकर BPSC इससे ज़्यादा टफ नहीं हो सकता है। 68 का जो प्रीलिम्स होगा उससे ज़्यादा हो सकता है कि 69th में आपको ई ऑप्शन भी हटा दे, हो सकता है कि 68 में भी हटा दें। अच्छा होता कि ई मतलब 68 से ही हटा देते हैं, क्योंकि जब सुधार करना ही है तो शुरू में ही कर दीजिए, फिर बार बार धीरे धीरे ग्रेजुअल चेंज लाने का क्या ही मतलब है। तो ये हो। और नेगेटिव मार्किंग 1/4 है एक क्वेश्चन का, कि मान लीजिए 4 क्वेश्चन करेंगे तो 1 नंबर आपके कट जाएंगे, 4 क्वेश्चन गलत होंगे तो इस तरह से 1/4 मतलब 0.25 मार्क्स आपके माइनस होंगे। 0.25 इसलिए क्योंकि वो 1 का 1/4 है, तो 1 का 1/4 0.25, ठीक। तो इस वजह से आपके 0.25 मार्क्स कटेंगे, जो कि अच्छा खासा नेगेटिव मार्किंग कहा जा सकता है। क्योंकि जहाँ नेगेटिव मार्किंग था ही नहीं, कुछ लोग जैसे मान लीजिए कि 10 क्वेश्चन नहीं आता है, ऐसा होता है जनरली BPSC में कि 10-12 ऐसे क्वेश्चन एकदम नहीं पता होगा, तो वहाँ तुक्का मारते थे। मैं भी मारता था, ऐसा नहीं है कि आप ही मारते होंगे, मैं भी मारता था। तो 10 में से 2-4 तो पक्का सही होते थे, पॉजिटिव हो जाते थे। अब मान लीजिए कि 10 में से 2 ही सही हुए और 8 गलत हो गए, तो मेरे 2 नंबर तो चले गए और 2 सही हुए थे। 2 मतलब कि नेगेटिव ऑलमोस्ट हम 0 पे आ गए, 0 ही हो गया मेरा, कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। पहले 2 सही हो के 2 नंबर का तो फ़ायदा होता था, वो अब नहीं हो पाएगा। इस वजह से थोड़ा नेगेटिव में सचेत रहने की ज़रूरत है। सचेत का मतलब अलर्ट रहने की ज़रूरत है। अलर्ट ऐसे कि आप उन्हीं क्वेश्चंस को पहले करें जो आपको लगता है कि आता है। तो नेगेटिव मार्किंग कैसे हैंडल करना है वी विल डिस्कस, स्टेप बाय स्टेप उसका प्रोसीजर है नेगेटिव मार्किंग को हैंडल करने का, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरी बात है कि आपके मेंस में कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं। मेंस में बिगर चेंज हो रहा है, मेजर चेंज कर सकते हैं उसको, कि आप देखिए कि आपके मेंस में वो चेंजेस हो रहे हैं। कुछ हुआ? देखिए कि मेंस में आपके वो चेंजेज हो रहे हैं कि आपके ऑप्शनल को हटाया जा रहा है। ऑप्शनल को हटाने का मतलब है कि ऑप्शनल रहेगा, इन्होंने रखा है ऑलरेडी, लेकिन मेरा ख्याल है कि ऑप्शनल को हटा ही दो। जब आप रख रहे हो और उसके बाद उसमें MCQ टाइप क्वेश्चन पूछेंगे, ऑप्शनल में MCQ टाइप क्वेश्चन पूछना क्या ही मतलब है। मतलब लॉजिकली देखा जाए तो कोई इशू नहीं, मतलब ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी लोगों को अगर देखा जाए बहुत गौर से तो। क्योंकि अगर ऑप्शनल में आप नेगेटिव मार्किंग का तो खैर पता नहीं क्यों बुला रहा है, लेकिन मान लीजिए कि नेगेटिव मार्किंग कर दिया वहाँ भी, तब तो यू कैन नॉट इमेजिन कि BPSC से ज़्यादा टफ कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा। तो वहाँ वो ना हो, नेगेटिव मार्किंग तो होगा ही नहीं मोस्ट प्रोबेबली। दूसरी बात है कि ऑप्शनल रहे ही ना। अब रखने का क्या मतलब है कि आप उसमें बनाए और पता चला कि आपको कटअप बनाना पड़ रहा है ऑप्शनल के लिए, कि 30 नंबर या 35 नंबर जो क्रॉस कर रहे हैं वही ऑप्शनल में पास होंगे, उसको रखिए ही मत।
आप सोच के देखिए कि ज्योग्राफी मान लीजिए मेरा ऑप्शनल है और ज्योग्राफी इतना बड़ा वास्ट सिलेबस है और उसमें से आप अगर कुछ टॉपिक पूछेंगे तो कैसे पता चलेगा कहाँ से पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं। ये MCQ टाइप का क्वेश्चन बनाने में वो ज़्यादा टफ हो जाएगा। MCQ टाइप का क्वेश्चन अभी तक सिर्फ ऑप्शनल के माध्यम से अगर देखा जाए तो सिर्फ नेट के एग्ज़ाम में एक होता है, जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट के थ्रू जो आपका क्या बोलते हैं PhD के लिए जो एग्ज़ाम होता है उसमें होता है। लेकिन वो बढ़िया नहीं है, यहाँ अगर करें तो बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हम GS लिख ही रहे हैं तो क्या ज़रूरत है उसको नेगेटिव मार्किंग वो करने की, MCQ टाइप करने की, तो वो ना हो। खैर हो रहा है तो चलिए देखते हैं। दूसरा जो मेजर चेंज है वो निबंध। अब ऑप्शनल को जो मेजर आपका 300 मार्क्स के क्वेश्चन होते थे उसको हटा करके ये लोग निबंध कर रहे हैं। तो निबंध करना अच्छी बात है। इसका ये फ़ायदा होगा कि अब ऑप्शनल मान लीजिए हट गया पूरी तरह से, अगर हट जाए तो अच्छा है। 68 से 69 से तो पक्का हटेगा, मेरा ख्याल कहता है, लेकिन 68 में अगर हट जाए तो और अच्छा। अगर ये हट गया, सोच के देखिए, तो फिर निबंध आ जाने से, निबंध क्या है कि एक नॉर्मल सब्जेक्ट है ऐसे देखा जाए तो, वो सबके लिए बराबर है। अगर मैं आपसे पूछूं निबंध कि क्या मैं भारत का प्रधानमंत्री बन पाऊंगा, एक सेकंड के लिए मान लीजिए, या फिर मैं अगर बनता हूं तो मैं क्या क्या मेजर चेंजेस कर सकता हूं, इस टाइप के अगर निबंध पूछ लिया, ये तो आपके लिए भी कॉमन है। चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे फिलोसफी हो, चाहे हिस्ट्री हो, कुछ भी हो, चाहे सामाजिक कुछ भी हो, आपका डजंट मैटर कि आपका सोशोलॉजी है या क्या है ऑप्शनल, उससे मैटर नहीं करता है, ये सबके लिए नॉर्मल होगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये नॉर्मलाइजेशन की तरफ ले जा रहा है आपको, मतलब कि सभी बच्चे अब सेम होंगे। ऐसा नहीं होगा कि पहले जैसे ऑप्शनल में होता था कि कभी इकोनॉमिक्स बूम कर गया, हम लोग के टाइम में 64th में मैथ्स बूम कर गया, मैथ्स में सभी को बहुत 200 प्लस लगभग सभी ही थे, तो वो तो कुछ ज़्यादा ही हो गया ऐसा मार्किंग करने का। और बाकी अब ज्योग्राफी में कितना भी अच्छा लिखे फिर भी आपको 200 से कम नंबर पे आके सबको अटका दे जा रहा है, तो वो तो ठीक नहीं था। उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छा चेंज हुआ है निबंध को हटा करके, जो कि निबंध को ला करके, तो बहुत बढ़िया चेंज है। ऐसा हो तो बढ़िया है, देखते हैं। तो 300 मार्क्स का अगर आपका निबंध होगा तो फिर ये लोग, जैसे UPSC में होता है कि 250 मार्क्स के होते हैं तो 2 क्वेश्चन पूछते हैं, तो हो सकता है यहाँ 3 क्वेश्चन करें या फिर 2 ही क्वेश्चन करें, पता नहीं कैसे करेंगे। जैसे भी करेंगे वी विल टैकल इट। जब इनका सब कुछ आ जाएगा तो उस पर हम लोग वीडियो भी उस तरह से बना करके आपको बताएंगे। लेकिन निबंध पे फिलहाल आपको जल्दी ही हम प्रयास करेंगे कि एक से 1.5 घंटे का अच्छा वीडियो कि निबंध लेखन होता क्या है, ताकि आप लोग अभी से शुरू कर सकें मेंस की तैयारी में। तो वो आपको मेंस की तैयारी आपको इसलिए अभी से शुरू करनी होगी, साथ में प्रीलिम्स के साथ है या फिर प्रीलिम्स के जस्ट बाद से, क्योंकि आपके पास बहुत कम समय है। 12 फरवरी को प्रीलिम्स है और उसके बाद अप्रैल या मई में मेंस है। बहुत 3 महीने का लगभग गैप है मात्र, जैसे UPSC में होता है उस तरह से, जो कि एक प्रकार से ठीक भी है कि अगर 3 महीने में ले लेते हैं फिर उसके बाद तुरंत रिजल्ट भी देते हैं, विच इज़ फार बेटर। लेकिन ऐसा हो तो ठीक है, लेकिन देखते हैं। तो हम लोग नेगेटिव मार्किंग के बारे में बात करेंगे, ऑप्शन E के बारे में बात करेंगे, प्रीलिम्स में पढ़ना क्या है इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। आप कहाँ से पढ़ते हैं, कंटेंट आपका वो देखना ज़रूरी है। उसके बाद आपको है कि नेगेटिव मार्किंग कैसे डील करेंगे, फिर कट ऑफ अब आपका क्या होने वाला है, अब कट ऑफ कैसे बढ़ेगा या घटेगा उस पर डिसाइड करेंगे। बुक्स क्या पढ़ेंगे, करंट अफेयर के मैगजीन क्या होंगे उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो पैटर्न पे डिस्कशन कर लेते हैं कि है क्या। 1/4 जो मैंने बताया आपको कि नेगेटिव मार्किंग कैसे चेंज होगा, आपको 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 नंबर आपका चला जाएगा। अब 150 क्वेश्चन अगर नेगेटिव मार्किंग के होंगे और साथ में ऑप्शन E होगा, तो आप सोच के देखिए कि आपको कितना मुश्किल हो जाएगा बनाते वक्त। आपको हर क्वेश्चन में ऐसा फील आएगा कि इसमें कहीं ऑप्शन E हो जाएगा तो क्या होगा, समझ सकते हैं मतलब कितना टफ हो गया है। कि अगर ऐसा फीलिंग आए और ये दिमाग में रहे कि नेगेटिव मार्किंग है, जैसे पहले नहीं था नेगेटिव मार्किंग, आप सोचते चलो मार देता हूँ ऑप्शन E है, या फिर चलो ऑप्शन E नहीं भी हो सकता है, आप ऑप्शन B मार दिए। लेकिन वहाँ नहीं सोचते थे ना, क्योंकि आपको लगता था कि नेगेटिव तो होने वाला है नहीं, तो पॉजिटिव ही होगा या फिर 0 होगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन अब अगर गलत हो गया तो उसका 0.25 कट जाएगा ना, तो ये बड़ी समस्या हो गई आपके लिए। तो इस केस में आप क्या करेंगे कि अब उन क्वेश्चंस को ही पहले देखिए क्या स्टेप हो सकता है नेगेटिव मार्किंग के क्वेश्चंस को डील करने का, उसको चरणबद्ध तरीके से बनाया जाता है। सबसे पहले हम उन क्वेश्चंस को बनाएंगे, 150 क्वेश्चन को देखेंगे एक नज़र, मतलब कि कहाँ से शुरू करना चाहिए। मान लीजिए आपका कोई भी, ये मैटर नहीं करता कि आपकी हिस्ट्री मजबूत है या ज्योग्राफी मजबूत है, ये यहाँ पे मैटर नहीं करेगा। आप उठाइए पहले क्वेश्चन से और पहले क्वेश्चन से शुरू करिए, लास्ट तक 150 तक जाइए, उसी क्वेश्चन को पहले अटैम्प्ट कीजिए, उसी में श्योर हो गए गोला ही सीधा लगाइए, उसमें कुछ नहीं करना है, सीधा गोला लगाइए टिक करके अपने पेपर में, ताकि आप बाद में चेक कर सके। और उन्हीं क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें जो आपको पूरा अच्छे से पता हो, मतलब कंफर्म 100% कंफर्म, समझते हैं ना, जहाँ आपको ये पता हो, ये भी पता हो कि ऑप्शन E तो पक्का नहीं होगा यहाँ, तभी उसको करें, समझे।
ऐसा करने के लिए आपको अच्छा खासा कॉन्फिडेंस चाहिए, अच्छी खासी प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस के लिए चलिए टेस्ट सीरीज बीपीएससी वाले लाएगी तो हम आपको बता देंगे, उससे आपका काम हो जाएगा। चूँकि पिछले बार भी जो टेस्ट सीरीज आया था 67th के लिए, उससे लगभग 60 to 69 के आसपास क्वेश्चन उसमें आए थे डायरेक्टली, जो कि बहुत अच्छा मतलब कह सकते हैं आपकी मतलब मार्जिन है अगर टेस्ट के हिसाब से देखा जाए तो। और अभी खैर आपको अभी मैं लाइव वीडियो आपको शूट कर रहा हूँ। अभी मैंने मेंस का क्वेश्चन देखा, पहला पेपर अभी GS1 का, उसके करेंट के स्टैटिक के तो खैर सारे क्वेश्चन आए हैं, एक क्वेश्चन छोड़ के। वो जो पहला क्वेश्चन है इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाने में क्या क्या एफर्ट लगा या जो भी है, स्टार्ट कहाँ से हुआ, इसके बारे में है। और बाकी जो सारे क्वेश्चन हैं, एक एक क्वेश्चन टेस्ट सीरीज से, मेंस के टेस्ट सीरीज से आए हैं बीपीएससी वाले के, एक एक क्वेश्चन मैं अभी डालूंगा टेलीग्राम पे, SDM नसीन निशांत करके टेलीग्राम चैनल होगा, उस पर आप लोग देख सकते हैं। सारा वो क्वेश्चन पेपर डाल दूंगा तो आपको पता चलेगा कि सारा ही क्वेश्चन उससे आया। इवन करेंट का क्वेश्चन आप समझ सकते हैं, एक एक क्वेश्चन। और मैंने ऐसे एक तो लैंग्वेज ही डायरेक्ट पूछ दिया है कि मैंने पूछा था कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को कंट्रोल कर रही है कैसे, और आप इस बात से सहमत है कि नहीं? एग्जैक्ट वही लैंग्वेज है। मैंने पूछा था अग्निपथ कंट्राडिक्टरी है ये स्कीम, पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में इसकी चर्चा करें, एग्जैक्टली वही पूछा है कि डेवलपमेंट और डिस्ट्रक्शन दोनों के बारे में एग्जैक्ट सेम वर्डिंग तक कॉपी किया हुआ है। मतलब अब बीपीएससी ने कॉपी नहीं किया, वो तो पहले ही क्वेश्चन आती है, लेकिन हमने प्रिडिक्ट किया था, बीपीएससी वाले ने उस टेस्ट सीरीज में प्रिडिक्ट किया था इस तरह के क्वेश्चन पूछने का। और जो बच्चों ने इसका टेस्ट सीरीज लिखा था उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने पहले से देख रखा है, कॉन्फिडेंस डबल हो जाता है और कुछ नहीं होता है। बाकी आप भी देख रखे होंगे थोड़ा बहुत, लेकिन आपने क्वेश्चन के तौर पर उसको नहीं लिखा होगा कभी, टेस्ट सीरीज नहीं दिया है तो क्वेश्चन के तौर पे जिसने एक बार लिख लिया है और उसके बाद उसका डिस्कशन मैंने किया था तब, तो उसके लिए वो क्वेश्चन सोने पे सुहागा हो जाएगा। जैसे ही वो पेपर में देखेगा तो कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट हो जाएगा उसके लिए। तो वही चीज़ होता है टेस्ट सीरीज़ का फ़ायदा, और कुछ फ़ायदा नहीं है मेनली तो, और कुछ भी नहीं है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं कि कैसे आप नेगेटिव मार्किंग को टैकल करेंगे। पहला तो ये था कि आप चरणबद्ध तरीके से पहला अटैम्प्ट 3 अटैम्प्ट करते हैं हम लोग उसमें नेगेटिव मार्किंग के क्वेश्चन में, 1 से 150 नंबर तक क्वेश्चन को एक अटैम्प्ट देंगे, उसी क्वेश्चन को जिसमें हम श्योर हैं 100% यही होगा। ऐसे क्वेश्चन कम से कम आपके मेरे ख्याल से लगभग 60 से 70 क्वेश्चन होंगे। अगर आप अच्छी तैयारी करते हैं प्रीलिम्स की, अच्छा खासा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो ठीक, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आप लगभग 60 से 70 क्वेश्चन आप एग्जैक्ट मार के आएंगे जो आपको पक्का पता होगा। ठीक, लेकिन 60-70 ही हुआ ना, अभी भी बहुत बचे हुए होंगे। लेकिन उसी दौरान आपको ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आपके 2 ऑप्शन में आप कंफ्यूज रहेंगे, 2 में, केवल 2 में। ऐसे क्वेश्चन को गोला कर देना है। गोला कर देना मतलब OMR में नहीं, क्वेश्चन में ही गोला कर देना है कि ये क्वेश्चन मेरे कंफ्यूजिंग है। ठीक, इसको आएंगे और सेकेंड राउंड में इसको टैकल करेंगे, सिर्फ उसी को। तो ऐसे क्वेश्चन कम से कम आपके लगभग फिर से 50-60 क्वेश्चन होंगे, ऐसे होंगे, एकदम होंगे, लगभग 60 के आसपास मान लीजिए। तो 70 उधर 60 इधर, 130 क्वेश्चन। ठीक, 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको एकदम आइडिया नहीं होगा। 15 से 20 क्वेश्चन एकदम जीरो आइडिया जिसको बोलते हैं, कुछ भी नहीं पता। ठीक, मतलब कुछ भी नहीं पता ऐसा रेयर होगा, लेकिन मतलब होता है ना कि थोड़ा पता है थोड़ा नहीं पता है, इस टाइप एकदम कन्फ्यूजन वाले स्टेटमेंट रहेंगे। 1-2 ऑप्शन में नहीं कन्फ्यूज रहेगा, बल्कि 3-3 ऑप्शन में कन्फ्यूज रहेंगे। तो उस टाइप के भी 20 क्वेश्चन लगभग हो सकते हैं। तो उसमें से 5-6-10 के आसपास ऐसे क्वेश्चन होंगे एकदम जीरो पता वाला होंगे। ठीक है, तो वो चौथे फेज के लिए अगर छोड़ लीजिए, तो आप सेकेंड फेज में आए, आप उन्हीं क्वेश्चन को टैकल कीजिए जिन क्वेश्चन में आपने गोला मारा हुआ है कि जिसमें 2 ऑप्शन कंफ्यूजिंग है। जब आप दोबारा आएंगे ना उसको बनाने के लिए, तो आपको पता चलेगा कि वो सारे ऑप्शन आपके टैकल करते जा रहे हैं। क्योंकि एक राउंड जब आप देख लेते हैं पेपर ना, तो आपको बहुत सारा आइडिया लगता है। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं दूसरे में, तो उसके ऑप्शन से एलिमिनेट करना होता है। ऑप्शन एलिमिनेशन का गेम यहाँ पे बहुत काम आएगा, और वो करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं हमारे पास नेगेटिव मार्किंग केस में। तो ऑप्शन एलिमिनेट ऐसे ही होता है। जब सेकेंड राउंड में आएंगे तो उन्हीं क्वेश्चन को बनाएं जब आपको पता है कि 2 ही ऑप्शन हमारे इसमें जो दिक्कत कर रहे हैं। तो आप सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, तब जाके आपको पता चल जाएगा कि नहीं ये हो जाएगा। ठीक, तो वो क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद अब थर्ड राउंड में आएंगे। थर्ड राउंड, जिस राउंड में आने के बाद आपको पता चलेगा कि हमको 20 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें हमको एकदम 3-3 4-4 ऑप्शन में हम फंस रहे हैं, मतलब बहुत मुश्किल में फंसे हुए हैं। उस क्वेश्चन में बहुत दिमाग लगाना, तो वहाँ पे लक फैक्टर भी काम आता है, बहुत ज़्यादा कुछ करना पड़ता है। तो वहाँ पे बहुत सोचिएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है तो सीधे रैंडम तुक्का तो मारना है नहीं। वहाँ पे बहुत सोचने की ज़रूरत है, थोड़ा बहुत इधर उधर करने की ज़रूरत है। इधर उधर करने का मतलब है कि दिमाग लगाने की ज़रूरत है, पेपर में इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो आप पूरा दिमाग लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ इसमें भी कुछ करके हो सकता है।
तो वैसा ही क्वेश्चन को मान लीजिए आप कीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन है कि सन की रोशनी को, मतलब अभी धूप आ रही है तो इसलिए अचानक से उसका दिमाग में आ रहा है कि सन की रोशनी को धरती तक पहुँचने में कितना टाइम लगता है। मान लीजिए एक सेकंड, यही क्वेश्चन आ गया कि कितना टाइम लगता है। अरे भाई, इस क्वेश्चन में आप कैसे दिमाग लगाइएगा, आपको पता नहीं है कि 2 मिनट लगता है कि 1.8 मिनट लगता है कि 3 मिनट लगता है कि 0.8 मिनट लगता है, ये सब ऑप्शन में, ठीक। आप कैसे दिमाग लगाइएगा, कुछ भी नहीं कर सकते आप, तो वहाँ पे छोड़ देना है। लेकिन क्वेश्चन ऐसा हो कि सन की रोशनी धरती पे क्यों पहुँचती है, तब आप दिमाग लगाइएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन जो होंगे वो सब्जेक्टिव टाइप होंगे कि रिफ्लेक्शन की वजह से होता है, रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, क्लाउड की वजह से रुकता है या फिर आता है, स्काई क्लियर होता है इसलिए आता है, या ऐसे करके मान लीजिए 4-5 ऑप्शन हो, तब आप कैसे सोचिएगा। वहाँ आप दिमाग लगा सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू हो, एग्जैक्ट डेटा हो, तो आप कहाँ से दिमाग लगेगा। आपसे पूछ लिया जाए कि एजुकेशन पर बिहार गवर्नमेंट ने कितना बजट खर्च किया है, इस बार खर्च करने जा रही है मान लीजिए बजट में, तो आप कैसे दिमाग लगेगा। उसमें ऑप्शन भी ऐसे हो कि 2 लाख 3 करोड़, ठीक, मान लीजिए ऐसे कर करके हो, मतलब कि 2 लाख करोड़ 2 लाख 1 करोड़ ऐसे कर करके मान लीजिए ऑप्शन हो, तो कैसे फंसिएगा, तो फंस जाइएगा, बहुत तगड़ा वाला फंसिएगा। तो वैसे केस में क्या किया जाता है कि छोड़ दिया जाता है। लेकिन जहाँ सब्जेक्टिव हो उसको ज़रूर बनाना है, वहाँ पे 3-3 ऑप्शन में आप एलिमिनेट करके सोच सकते हैं। लेकिन एकदम नहीं पता हो, वो ऐसे ही क्वेश्चन हो जिसमें डेटा फैक्ट पूछ लिया गया हो, चाहे नाम में पूछ लिया होगा, मान लीजिए कि कोई बुक है और उसके बारे में पूछ लिया जाए कि ये बुक किसने लिखा, या फिर कोई फिल्म आई इसके निर्देशक कौन है, या फिर ये अवार्ड किसको मिला, तो उसमें तो नाम जानना होगा ना, कि सत्यप्रकाश था, कि सत्यमूर्ति था, कि सत्यदेव था, कि सत्यचरण था। शब्द सत्य है, आप तो बस सत्य पर के आ गए थे, फिर तो फंस जाइएगा, वहाँ पर सारा गेम असत्य हो जाएगा आपका। तो वैसे केस में कहा जाता है कि आप ये करें कि जिसमें एग्जैक्ट पता हो तभी करें, नहीं तो नाम, डेटा, फैक्ट, ये 3 चीज़ें 4 चीज़ें होती है, एग्जैक्ट आती है तो छोड़ देना चाहिए, मेरा यही सुझाव रहेगा। वैसे केस में एकदम छोड़ दीजिए। लेकिन जहाँ सब्जेक्टिव हो, जहाँ मामला है कि समझ सकते हैं, सुलझा सकते हैं, वहाँ पे आप नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूँ, बड़ा बढ़िया एग्जांपल, कि आप एक दोस्त के यहाँ गए और उसके टेबल पे मान लीजिए 5 लाख रुपया रखा हुआ था, ठीक, और आप है ना देखे कि दोस्त अभी नहीं आया है, तो आप उसको उठा करके उसमें से ले लिए। मान लीजिए आपने रैंडमली उठाया और 3 लाख समथिंग उठा लिया, ठीक, तो वहाँ पे कुछ बच गया, मतलब 1.5 लाख समथिंग बच गया होगा, ठीक, मतलब कुछ कम हो गया, और उसके बाद आप चले गए, ठीक, आपको लगा कि दोस्त को कौन सा पता होगा, उसने कौन सा देख लिया है, तो वैसे हो गया। तो आप उससे बहस कर सकते हैं, जब वो पूछेगा कि तुम मेरे घर आए तो कहीं तुमने तो नहीं चुराया है, तो आप बोलिएगा कि नहीं हम तो नहीं चुराए, हम तो पैसा चुराते ही नहीं है, हम तो चोर वाला काम करते ही नहीं है। बहुत ऑप्शन है, सब्जेक्टिव मैटर चल रहा है अभी तक, ठीक है, एकदम ऑप्शन है आपके पास। लेकिन अगर आपका दोस्त कहे कि नहीं मेरे घर में तो CCTV कैमरा लगा हुआ है, और उस CCTV कैमरा का आपको वीडियो दिखाए, तब तो आप फंस जाइएगा, वो तो एग्जैक्ट डेटा है ना, तब तो आप बहस कर ही नहीं सकते हैं, नहीं कर सकते ना। तो वहाँ मैं यही कहूँगा कि आप छोड़ दीजिए, आप सीधा सीधा बोल दीजिए कि हाँ मैं नहीं चुराया, मुझे ज़रूरत थी, कोई भी बहाना मारिए, वहाँ पर यही कर सकते हैं। तो वहाँ आप यही से ही बच सकते हैं। तो वहाँ क्या है, छोड़ दीजिए, वहाँ डिस्कशन नहीं कर सकते हैं हम, कोई डिबेट नहीं कर सकते हैं, सिंपल बात है। तो वैसे ही क्वेश्चन जब एग्जैक्ट डेटा और फैक्ट वाला है तो बिल्कुल छोड़ दीजिए। लेकिन जहाँ डिस्कशन का चांस है, जहाँ डिबेट का चांस है, जहाँ सब्जेक्टिव मैटर है, सब्जेक्टिव मतलब विषयात्मक मैटर अगर इस टाइप का है, जहाँ चांस है कि कुछ बोल ले, चाहे कुछ समझ करके कुछ दिमाग लगा करके हो सकता है, तो वहाँ कर लीजिए। लेकिन पूछ ले आपसे पार्लियामेंट के लोकसभा में कितने मेंबर होते हैं, तो वो तो सब्जेक्टिव नहीं है ना, वो तो एग्जैक्ट डेटा होगा ना कुछ, तो बात खत्म। तो वहाँ तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब पूछ ले कि पार्लियामेंट के लोकसभा में इतने मेंबर मतलब राज्यसभा से जो मेंबर होते हैं वो पॉपुलेशन के बेसिस पे होते हैं कि नहीं होते हैं, इस टाइप का अगर मान लीजिए पूछ लिया जाए, तब क्या कीजिएगा, तो कुछ दिमाग लगा सकते हैं आप कि हो सकते हैं पॉपुलेशन के बेसिस पे। तो ये है तरीका नेगेटिव मार्किंग को टैकल करने का। दिस इज द सिंपल वे और द सिंपलेस्ट वे कह सकते हैं आप इसको, इस तरीके से आप इसको टैकल कर सकते हैं नेगेटिव मार्किंग को। और ऑप्शन ई आपको ऐसे ही परेशान करेगा, वहाँ पे ज़्यादा परेशान करेगा। तो जहाँ आपको लगे कि ऑप्शन ई हो सकता है, जैसे सब्जेक्टिव में मैं बताया था, पहले भी बताता आ रहा हूँ, अभी भी बता रहा हूँ कि ऑप्शन ई वहीं होता है जहाँ सब्जेक्टिव का चांस रहता है। अब जैसे मान लीजिए वही था, डेटा वाला क्वेश्चन था कि बताइए कितना होगा, आपको उस चारों में से कोई डेटा नहीं पता है, तो ऑप्शन ई कैसे मार दीजिएगा। लेकिन आपको एग्जैक्ट पता है कि 1.2 होगा और ऑप्शन में 1.3 है, 1.4 है, 1.6 है, 1.7 है और ऑप्शन ई है, तो आपको 1.2 पता है तब आप ई मार सकते हैं। लेकिन नहीं पता तब तो दिमाग नहीं लगा सकते ना, तो वहाँ ऑप्शन ई नहीं मानना चाहिए, वहाँ ऑप्शन ई मारना घातक होता है, तो वहाँ छोड़ दीजिए, सिंपल है। दिस इज द सिंपल वे आप कह सकते हैं, इस तरह से आप इसको नेगेटिव मार्किंग को टैकल करेंगे।
तीसरी चीज़ है कि तैयारी करें कैसे। अब टाइम बचा नहीं है, ठीक। अब आपके पास कम समय है। अब जैसे कि आपके पास 12 फरवरी को अगर एग्ज़ाम है तो ज़्यादा समय तो बचा नहीं, जनवरी तो आ ही गया। तो मान लीजिए एक सवा महीना, लगभग सवा महीना भी नहीं है, 1 महीना 12 दिन, ठीक है। अगर इतने दिन मात्र हैं तो क्या कर सकते हैं? या तो पहले से तैयारी किए तो ठीक, नहीं किए हैं तो कैसे करेंगे, या फिर कर रहे हैं अभी एकदम शुरू ही करना है तो कैसे करेंगे। अब आप एकदम से एनसीईआरटी उठा करके बैठ नहीं सकते हैं, समझे, एकदम नहीं। सारा एनसीईआरटी आप नहीं उठा के बैठ सकते, क्योंकि एनसीईआरटी फर्स्ट रीडिंग में किसी को समझ में नहीं आता, चाहे कितना भी विरले क्यों ना हो, फ़र्क नहीं पड़ता है, उसको भी नहीं समझ में आता होगा। आप किसी को उठा के देख लीजिए, कोई भी नहीं बोलेगा कि हमको फर्स्ट रीडिंग में एनसीईआरटी समझ में आ गई थी। 2 रीडिंग तो मिनिमम मारना होगा, 2 रीडिंग करेंगे, 3 रीडिंग करेंगे, उतना टाइम है नहीं आपके पास। तो मैं यही कहूँगा कि अभी एनसीईआरटी आप छोड़ सकते हैं। अभी आप एनसीईआरटी का एक आध जो बुक है, जैसे पॉलिटी में एक आध बुक है, उसको पढ़ सकते हैं। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल फिलोसफी है, उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये इंडियन पॉलिटिकल थ्योरी है, इसको पढ़ सकते हैं। जैसे 11th-12th की जो बुक है। फिर इकोनॉमिक्स में एक आध बुक है, जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाली बुक है, वो मेन से बहुत काम आता है, इसलिए मैं बोलता हूँ उसको पढ़ने के लिए हमेशा। सभी को पढ़ते नहीं है लोग, लेकिन पढ़ते हैं जो उनको बहुत फ़ायदा होता है, तो ये चीज़ करिएगा। उसके बाद आप हिस्ट्री में तो एनसीईआरटी पढ़ते हैं लोग, पढ़ लेना चाहिए, लेकिन अभी मैं कहूँगा कि मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़िए। एंशिएंट के लिए तो एनसीईआरटी ही पढ़ना होगा, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। एंशिएंट के लिए, मिडिएवल के लिए भी एनसीईआरटी पढ़ना होगा आपको। और उसके बाद बिहार के लिए एक बुक है जो बार बार लोग पूछते हैं, मैं हमेशा ही बताता हूँ और मुझे पता नहीं क्यों अच्छा लगता है वो किताब, अच्छी लगती है वो बुक, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। कि क्या नाम है उसका, अरिहंत पब्लिकेशन की एक किताब है, आओ जाने बिहार, हिंदी में, और लेट्स नो आर बिहार, लेट्स नो योर स्टेट करके, हाँ, नो योर स्टेट बिहार। तो वो बिहार वाला, उस पर छठी मैया का फ़ोटो होगा, तो वो वाला आप बुक उठा करके पढ़ सकते हैं। बहुत क्रिस्प है, बहुत अच्छा नोट्स है, सब कुछ बढ़िया से दिया हुआ है, वो पढ़िए। इकोनॉमिक्स के लिए एनसीईआरटी जो मैंने बोला है वही, मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो नहीं, मैक्रो, वो पढ़िएगा। और उसके बाद आपको हिस्ट्री का बता दिया। ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी, वहाँ एनसीईआरटी ही पढ़ना होगा, दूसरा कोई बुक नहीं पढ़िए, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लीजिए 11th-12th वाली, काफ़ी है, इट्स टू मच। उसके बाद ये सब जो बहुत सारी किताब होती है ना, घटना चक्र, ये सब बहुत मोटी मोटी किताब होती है, मैंने देखा है, वो सब ज़्यादा ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। पता नहीं कैसे लोग उसको पढ़ते हैं और पास भी हो जाते हैं। हो सकता है कि बीपीएससी अभी भी फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रही है, थोड़ा कंसेप्चुअल पूछने का प्रयास कर रही है। अब अगर कंसेप्चुअल पूछना शुरू कर देगी, जो कि मुझे लगता है कि अब कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, तो फिर फंस जाइएगा आप वैसे बुक्स को पढ़ने से। अब मैं उस बुक को बुरा नहीं करा बहुत ज़्यादा, लेकिन मोस्टली बहुत सही नहीं है। वो एक ऐसे समरी बुक है, समझ रहे हैं। समरी बुक को पढ़ने में यही घाटा होता है कि वो वही चीज़ें उसमें डाले हुए रहते हैं जो उनको टफ लगता है। आपको टफ क्या लगता है वो नहीं डालते हैं, समझे। तो और क्या इंपॉर्टेंट है वो नहीं डालते, वो बस वही डालते हैं जो देखिए पिछले साल नहीं आया तो डाल दिए। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि बीपीएससी रिपीट करेगी। अब रिपीटेशन बहुत कम होने लगा बीपीएससी में, प्रीलिम्स में, तो वो सब चीज़ के चांसेस हैं, तो उस सब चीज़ थोड़ा डरना तो पड़ेगा। वो हो गया। उसके बाद करेंट अफेयर के लिए मैं हमेशा एक मैगजीन कहता रहता हूँ, आप उसको अब पढ़िएगा, अब कम समय है इसलिए। बैंकर्स अड्डा का आता है मैगजीन, उसको पढ़िएगा, बहुत बढ़िया है। उसमें बस खाली इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन, जो बैंकिंग का सेक्शन है, उसको छोड़ के सब पढ़ सकते हैं। 12 महीने का पढ़ लीजिएगा, काफ़ी है एग्ज़ाम से 12 महीने पहले तक का, उससे आपका काम हो जाएगा, तो वो कर लीजिएगा। और उसके बाद हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिएगा, वो एनसीईआरटी के अलावा। अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है तो सीधे लक्ष्मीकांत खाली पढ़िएगा, उससे भी काम हो जाएगा, ठीक है। और कोई सब्जेक्ट बच गया क्या? बाकी तो साइंस के लिए कहते हैं, तो साइंस के लिए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइए और थोड़ा एनसीईआरटी पढ़िए, लेकिन खाली एनसीईआरटी से नहीं होगा। उसके लिए मैं हमेशा आजकल लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ, वो रेलवे का एग्ज़ाम होता है, तो उसमें एसपीडी आता है, उसका एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थोड़ा बना लीजिएगा, उससे डायरेक्ट पूछने लगे हैं लोग। और थोड़ा बायोलॉजी पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, वो लोग बायोलॉजी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो आपको भी करना पड़ेगा, तो वो भी है। तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी, फिजिक्स आजकल ईजी ही आता है। अब वैसे आधा तो केमिस्ट्री भी ईजी है, बस बायोलॉजी में हम लोग जैसे जो मैथ वाले स्टूडेंट हैं उन लोग को बायोलॉजी थोड़ा डाउटफुल लगता है, तो वहाँ पे फंस जाते हैं। तो वहाँ पे बायोलॉजी पे फोकस कर लीजिएगा, बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, कुछ अच्छा रहे हैं क्वेश्चन, वो हो गया। और कुछ बच गया क्या? करेंट हो गया, हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, मेजर पोर्शन यही है। फिर ज्योग्राफी हो गया, उसके बाद पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री बता ही दिया हूँ, तो कुछ बचा नहीं।
तो ये सब बुक्स आपको पढ़ने हैं, इन सब बुक से आप का काम हो जाएगा। जो डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हाँ, एक और चीज़, ये जो मान लीजिए टेस्ट सीरीज जो बीपीएससी वाले का आएगा प्रीलिम्स के लिए, जो शायद 9 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है, तो उसका जब भी आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। कोई और वीडियो आएगा उसमें बता दिया जाएगा, या फिर इसी यूट्यूब चैनल पे आप जुड़े रहेंगे तो कम्युनिटी पोस्ट में उसका रजिस्ट्रेशन लिंक वगैरह जो भी होगा, जैसे भी होगा सब बता दिया जाएगा। उसमें प्रयास रहेगा इस बार कि बीपीएससी वाले को मैंने सजेस्ट किया है कि आप ये करें कि अब है ना, क्वेश्चन का सीधे आंसर मत दें, अब एक्सप्लेनेशन भी दें। नेगेटिव मार्किंग के पैटर्न में पूछेंगे पहली बात तो क्वेश्चन सारा टेस्ट सीरीज में, ठीक है, 10 टेस्ट होगा उसमें और फुल लेंथ मिला करके, और उसमें नेगेटिव मार्किंग के साथ रहेगा। दूसरी बात कि अब हम चाह रहे हैं कि अब क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ एक्सप्लेनेशन हो। उसका ये फ़ायदा है कि आप पढ़ेंगे तो आपको दूसरे क्वेश्चन के लिए भी आप तैयार हो जाएंगे। ये किया जाएगा इस बार, और ये टेस्ट हिंदी इंग्लिश दोनों में मौजूद होगा, तो आप कोई भी इसको दे सकते हैं, आराम से दे सकते हैं। और कोशिश किया जाएगा कि बहुत अच्छे से इसको टेस्ट को लिया जाए। और आप लोग 10 टेस्ट 9 जनवरी से स्टार्ट होगा, 10 फरवरी तक आराम से दीजिए, और उसके बाद एंजॉय कीजिए और कोशिश कीजिए कि, और उस टेस्ट के थ्रू आपकी तैयारी हो जाएगी। मान लीजिए आपने नहीं पढ़ा है कुछ भी, तो आपको मान लीजिए 5-5 दिन या 6-6 दिन पे टेस्ट होगा, तो 5-5 दिन का जो सिलेबस बताया जाएगा उसको पढ़ते रहना है, और उसके बाद ये करते रहना है। एक चीज़ सजेशन आप लोगों से लेना है कि आप ये बताइए कि हम लोग जो सोच रहे हैं, बीपीएससी वाले, खासकर जो बीपीएससी वाली सोच रही है, तो उनको मैंने ये सजेस्ट किया था कि आप ऐसा करें कि हर एक सेक्शनल टेस्ट भी फुल लेंथ की तरह पूछें। ये बात समझे? नहीं समझ में आया होगा, काहे नहीं समझ में, बताते हैं। फुल लेंथ का मतलब ये हुआ कि सेक्शनल टेस्ट में मान लीजिए 75 क्वेश्चन रहेंगे, तो अब 75 क्वेश्चन में हम सारा सब्जेक्ट डालें, समझे, और आपको सिलेबस उसी हिसाब से दे कि हिस्ट्री से ये पोर्शन पढ़ना है, पॉलिटी से ये पोर्शन पढ़ना है, इससे ये पोर्शन पढ़ना है, इकोनॉमिक्स से सबसे पोर्शन क्या क्या पढ़ना है, और करंट अफेयर्स क्या पढ़ना है, वैसा करके एक पूरा फुल लेंथ टाइप का सेक्शनल टेस्ट हो। खतरनाक बात हो गई, फुल लेंथ टाइप का सेक्शनल टेस्ट, लेकिन मान लेते हैं ऐसा ही कुछ हम लोग प्लान करें, ताकि उससे क्या होगा ना कि आप कंटिन्यूअस रिविजन मोड में रहेंगे। आपको पूरा पॉलिटी भी दिमाग में रहेगा, हिस्ट्री भी दिमाग में रहेगा, ये इकोनॉमिक्स भी रहेगा। ऐसे ना करके खाली एक हिस्ट्री अलग से फिर पॉलिटी अलग से, ये थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है। ये ट्रेडिशनल मॉडल है टेस्ट सीरीज का, आप इसको ट्राई करें, क्योंकि एग्जाम तो आपको ऐसे ही देना है, सब मिला के ही रहेगा, हिस्ट्री अलग से नहीं होगा, ये अलग से नहीं होगा। तो हम लोग उस मोड में आपको ले जाना चाहते हैं जो एग्जामिनेशन आपसे डिमांड करती है, ताकि आप परफेक्ट बन सकें। परफेक्ट बनाने की पूरे प्रयास किया जा रहा है आपको बीपीएससी वाले की तरफ से, तो वो हम लोग उनको सजेस्ट कर रहे हैं। बाकी देखिए वो कैसा करते हैं। बाकी आप एक बार सजेस्ट, एक बार हमको बताइएगा जरूर कमेंट में कि ये करना ठीक है कि नहीं। अगर ये टेस्ट सीरीज इस टाइप का हो कि फुल लेंथ इन सेक्शनल, फुल लेंथ मोड इन सेक्शनल टेस्ट, तो अगर ठीक रहेगा तो ऐसा ही किया जाएगा। जैसा आप कहेंगे उस हिसाब से होगा, बाकी वैसे भी कर सकते हैं। ये सब हो गया। अब कुछ भी डाउट हो आप इसमें बताइएगा। बाकी निबंध लेखन पे जल्दी ही मतलब बहुत जल्द इस पे एक वीडियो आएगा, लगभग 1 से 1.5 घंटे का वीडियो लाया जाएगा, ताकि आपको एक एक चीज़ निबंध का समझ में आ जाए। कहाँ से शुरू करते हैं, कौन सा निबंध लिखना चाहिए, किस टाइप का निबंध लिखना चाहिए, फिलोसफिकल निबंध लिखना चाहिए, या फिर नॉर्मल जो जीएस टाइप का होता है उसको लिखना चाहिए, या फिर निबंध लिखने में डायमेंशन कैसे होते हैं। निबंध लिखते हैं तो फिर कोटेशन यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। संस्कृत का कोटेशन यूज कर रहे हैं तो क्या संस्कृत में ही लिख दें, या फिर देवनागरी में लिख दें, या फिर उसको रोमन में लिखें, वो सब बताएंगे आपको। रोमन में ही लिखा जाता है उसको भी, क्योंकि चेक करने वाला हो सकता है कि सिर्फ इंग्लिश ही जानता हो, उसको न पता हो देवनागरी का लिखने का तरीका, संस्कृत उसको न समझ में आता हो, तो फिर कैसे समझाइएगा। तो उससे अच्छा है कि आप रोमन में ही, जैसे मान लीजिए कुछ भी लिख रहे हैं, कोई भी संस्कृत का श्लोक उठा लीजिए, कर्मण्यवाद कारस्तु माँ फलेषु कदाचन लिख रहे हैं मान लीजिए एक सेकंड के लिए, कि कर्म करो, कर्म से ही सब कुछ होता है और फल की चिंता न करो, इस टाइप का, तो उसको आप सीधा लिख दीजिए, कर्मण्यवा KARMNAY ऐसे करके लिखिए, समझ रहे। पूरा का पूरा आप रोमन में ही लिखिए, तो वो समझ जाए। क्योंकि आजकल तो व्हाट्सएप पे चलता है ना इस टाइप से, हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, इंग्लिश बोलते हैं इसको, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके, तो वही तरीका अपनाइए, रोमन में उसको लिख सकते हैं, तो डेट कुड बी बेटर। और बाकी चीज़ें जो निबंध में होता है, कैसे इंट्रोडक्शन लिखे, कितना इंट्रोडक्शन लिखे, अब 12 पेज का आपको ऐसे लिखना पड़ेगा तो कैसे लिखिएगा, इसमें डायमेंशन क्या डालेंगे, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर उसके बाद कंक्लूजन कैसे लिखें, डायमेंशन क्या डाल देंगे जो आपका आंसर अच्छा हो जाएगा, वो सब बताएंगे जी। एक एक डिटेल डिस्कशन करेंगे ताकि और आपको सब कुछ समझ में आए और सब कुछ डिटेल में समझ में आए। बाकी ये सब है प्रीलिम्स के लिए अभी फ़िलहाल। प्रीलिम्स में जो मैंने बताया है ये करना है आपको। प्रीलिम्स में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एक तो इसी चैनल पे अच्छा आपको वीडियोज़ है कि एनसीईआरटी की बुक को कैसे पढ़ना है, कौन बुक कैसे पढ़ना है, सब कुछ का वीडियो डाला हुआ है। एक बार प्रीवियस वीडियोज़ देख लीजिएगा तो उससे भी आपको आइडिया लग जाएगा। बाकी आज का ये वीडियो आपके लिए इस बात पर समर्पित है कि आप प्रीलिम्स में नेगेटिव मार्किंग और ऑप्शन ई इन चीज़ों को कैसे टैकल करेंगे।
कैसे उसको निपटेंगे, इससे कैसे निपटेंगे, तो इस तरह से है। ठीक है, चलिए प्रणाम।